डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख ऑल अबाउट राजस्थान अर्बन जॉब गारंटी स्कीम और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स व्हाई, व्हाट एंड हाउ के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है शहरी रोजगार गारंटी योजना की कितनी जरूरत। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस खबर की चर्चा में रहने की वजह क्या है। दरअसल हाल ही में शहरी रोजगार गारंटी योजना अलग अलग वजहों से फिर से सुर्खियों में आ गई है। बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी परिवारों के गारंटीकृत रोजगार के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा। ये शहरी रोजगार गारंटी योजना को सुर्खियों में लाने का सबसे ताजा मामला है। राजस्थान सरकार ने इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रखा। ये मनरेगा पर आधारित योजना है। आपको बता दें कि मनरेगा 2006 में शुरू की गई एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो हर वित्तीय वर्ष में हर एक ग्रामीण परिवार को अनस्किल्ड शारीरिक कार्य के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती है। बहरहाल इस शहरी रोजगार योजना की अहमियत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने आम आदमी की आजीविका को काफी प्रभावित किया है। हालांकि मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों में लोगों की सहायता की है, जबकि रेहड़ी पटरी वालों और शहरी क्षेत्रों में ढाबों और होटलों में काम करने वालों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। इस योजना के तहत साल में 100 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान है और इसके लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खैर, शहरी रोजगार योजना के चर्चा में आने का दूसरा मामला ये है कि तेलंगाना राज्य के उद्योग मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से देश में शहरी गरीबों की मदद के लिए बीते केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना यानी NUEGS की घोषणा करने की अपील की थी। इस अपील के पीछे उनका तर्क था कि लॉकडाउन के बाद से शहरी गरीबों ने आवास, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के लिए खासा चुनौतियों का सामना किया है। अतः इसके लिए केंद्र सरकार को राष्ट्र स्तरीय शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च करनी चाहिए। ये टॉपिक सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस आर्टिकल के जरिए परीक्षा के हिसाब से जरूरी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले इस योजना के बारे में जानेंगे। फिर इससे संबंधित राज्य सरकारों की योजना पर एक नजर डालेंगे। फिर आगे जानेंगे कि इस योजना की मांग क्यों बढ़ रही है और भारत में इसकी जरूरत क्यों है। भारत को राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी योजना क्यों लानी चाहिए, इसका डिजाइन क्या हो, कैसे मनरेगा के विस्तार के तौर पर लाया जाए या इसका खाका बिल्कुल अलग हो, और आखिर में इसे लाने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में जानते हैं। दरअसल ये योजना शहरी अनस्किल्ड, दिहाड़ी और सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मिलने की गारंटी की बात करती है। वैसे तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी कई शहरी रोजगार व स्वरोजगार की योजनाएं मौजूद हैं, मगर उनमें से कोई भी रोजगार की गारंटी नहीं देती है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तौर पर एक ऐसी ही योजना कार्यरत है जो हर एक परिवार को साल के 365 दिनों में से 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी देती है। अगर रोजगार के अवसर मौजूद नहीं है, फिर भी उन्हें साल के 100 दिनों के हिसाब से मजदूरी देने का प्रावधान है। वैसे फिलहाल कई राज्य सरकारों ने इसे अपने स्तर पर लाने का प्रयास किया है। इनमें सबसे पहले केरल ने 2010 में अयंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे लॉन्च किया और काफी हद तक उसे सफलता भी मिली। इस योजना के तहत साल के 100 दिनों तक केरल के हर परिवार को रोजगार मिलने की गारंटी दी गई। हालांकि आगे कई सालों तक बाकी राज्यों में इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी, मगर लॉकडाउन के बाद उपजे संकट के दरमियान इसे रामबाण समझा गया
और फिर एक एक कर कई राज्यों ने इसे लॉन्च किया। इन राज्यों में ओडिशा उन्नति या शहरी मजदूरी रोजगार पहल, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना और झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शामिल हैं। ये सभी योजनाएं कुछ मामूली अंतर के साथ लगभग एक जैसी ही हैं। हिमाचल प्रदेश जहां हर परिवार को सालाना 120 दिनों का रोजगार मुहैया कराने की बात करता है, तो वहीं झारखंड हर एक परिवार की जगह हर एक कामगार को 100 दिनों का रोजगार देने की बात करता है। ओडिशा की योजना, जिसे अप्रैल 2020 में कोविड के झटके के बाद शुरू किया गया था, उसके तहत सरकार ने शहरी गरीबों को सक्षम बनाने के लिए इसे लागू करने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। इसकी शहरी रोजगार योजना MMSAGY की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में हर घर को कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। झारखंड की योजना भी एक वित्तीय वर्ष के भीतर 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश, तो ये एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों के लिए प्रति 30 दिनों में 4,000 रुपए का वजीफा प्रदान करता है, लेकिन ये वजीफा केवल 21 से 30 वर्ष की आयु वालों के लिए ही है। इसी तरह केरल की अयंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना यानी AUEGS एक शहरी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर शहरी क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, मगर कई जानकार इस पर मनरेगा का विस्तार होने का आरोप लगाते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ये सभी शहरी रोजगार योजनाएं सिर्फ मनरेगा का विस्तार हैं या इससे अलग भी इनका कोई अस्तित्व है? तो राज्यों की अधिकांश शहरी रोजगार योजनाएं शहरी इलाकों में मोटे तौर पर मनरेगा का विस्तार ही लगती हैं। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा की योजना को ही ले लीजिए। सरकार ने शहरी गरीबों को सक्षम बनाने के लिए इसे लागू करने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। इसी तरह केरल की अयंकाली योजना एक शहरी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर शहरी क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। लेकिन असल में शहरी रोजगार योजना केवल मनरेगा का विस्तार नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी ज्यादातर मौसमी होती है। खेती के मौसम के दौरान गाँव के लोग बहुत कम बेरोजगार होते हैं। हालांकि अन्य महीनों में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ जाती है, मगर शहर में ऐसा कोई मौसम नहीं होता। इसी तरह जिन सार्वजनिक कार्यों में मजदूर शामिल होते हैं, वे एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। एक और अहम अंतर ग्रामीण और शहरी इलाकों में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को लेकर है। शहरी स्थानीय निकाय खराब फाइनेंसिंग व्यवस्था से जूझते हैं और उनके पास सहायता देने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक यही समस्या राज्य सरकारों के लिए भी है। धन की कमी की वजह से राज्य सरकारों के लिए इसे लंबे समय तक चला पाना आसान नहीं होगा। कई राज्य तो इसे धन की कमी की वजह से लाभ ही नहीं पा रहे हैं। गुजरते साल के साथ ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारें मनरेगा के शहरी संस्करण की ओर देख रही हैं। इनमें केरल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। उनका कहना है कि एक राष्ट्र स्तरीय शहरी रोजगार गारंटी योजना आनी चाहिए। तो अब सवाल है कि भारत में राष्ट्र स्तरीय शहरी रोजगार गारंटी योजना की जरूरत क्यों है और इससे कौन कौन से फायदे हो सकते हैं? तो भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी SJSRY जैसी शहरी रोजगार योजनाओं का इतिहास रहा है, जिसे 1997 में शुरू किया गया था। इस योजना ने बेरोजगार और अल्प रोजगार शहरी गरीबों को स्वरोजगार और पेड रोजगार के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया है। 2013 में SJSRY को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी NULM द्वारा बदल दिया गया। हालांकि इन दोनों में से कोई भी रोजगार गारंटी योजना नहीं थी। तो मोटे तौर पर शहरी गरीबों के बीच काफी समय से बढ़ते संकट के कारण गारंटी देने वाली रोजगार योजना की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसे काफी समय तक अपनाया नहीं गया। कोविड ने हालात को और भी बदतर बना दिया। अधिकांश शहरी इलाकों के मामलों में ये बात साफ है कि शहरी गरीबों को सड़कों के किनारे दिहाड़ी रोजगार की पेशकश की जाती है। जिस दिन काम नहीं मिलता है, वे अपनी कमाई से वंचित रह जाते हैं। तालाबंदी के दौरान ये लोग रोजगार के नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। लिहाजा कोविड-19 के बाद शहरी इलाकों में रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 25वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक था राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ जॉब्स और लाइवलीहुड्स इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स।
समिति ने इस रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन कार्यक्रम के विपरीत शहरी गरीबों की दुर्दशा पर सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं गया है। समिति ने महसूस किया कि स्कूल, हॉस्पिटल व जल निकासी आदि से जुड़े निर्माण कार्य, आंतरिक सड़कों को पुनर्वनीकरण के साथ जोड़ना, मिट्टी का पुनरुद्धार करना आदि कुछ परियोजनाएं व कार्यक्रम हैं जो शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा समिति ने मनरेगा की तरह शहरी कामगारों के लिए एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने की आवश्यकता की भी सिफारिश की। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारतीय आबादी का 31% यानी लगभग 38 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा निर्माण गतिविधियों में लगे प्रवासी कामगार, दिहाड़ी मजदूर, सुरक्षा कर्मचारी, डिलीवरी बॉय, हेल्पर या छोटे विक्रेता हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्टेट्स द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019 रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कस्बे और शहर कम मजदूरी, खराब क्वालिटी और अनौपचारिक काम की अधिकता से ग्रस्त हैं। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ताजा आंकड़े बताते हैं कि नियमित वेतनभोगी काम का दायरा बढ़ने के बावजूद शहरी कार्यबल का 50% से अधिक या तो स्वरोजगार या दिहाड़ी मजदूरी के काम में रहता है। अधिकांश बेरोजगारी डेटा, चाहे वह भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र से संबंधित हो या सरकार के अपने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से, ये दिखाता है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर आमतौर पर अधिक है। साथ ही क्रिसिल यानी CRISIL के मुताबिक शहरी गरीब भारत में लगातार मौजूद हाई इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जनवरी से मार्च 2021 में शहरी बेरोजगारी दर 2020 की समान अवधि से अधिक हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS में कहा गया कि सभी उम्र के पुरुषों में बेरोजगारी दर 8.6% है और इसी अवधि में महिलाओं के लिए ये दर 11.8% है, जबकि एक तिमाही पहले यह 10.3% थी। ज्यादातर सरकारी योजनाएं, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हों, केवल ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को प्राथमिकता देकर शहरी रोजगार के मामलों को और बदतर बनाती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मनरेगा है। एक और उदाहरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, जिसे 2020 में 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद था कि कोविड के प्रकोप के दौरान गांवों की ओर रुख करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके, मगर शहरी गरीब मजदूरों के लिए ऐसी कोई पहल नहीं की गई। इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले 2 दशकों में कई मौकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP 8% से अधिक बढ़ने के बावजूद अच्छे वेतन भुगतान वाली नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं रही है। बेशक अब इस तरह की योजना शुरू न करने का कोई और कारण नहीं है। पिछली सरकार द्वारा लाया गया राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम यानी नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के रोजगार की बात की गई थी, मगर केवल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ही लाई गई। अतः अब समय आ गया है कि भारत के लिए राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की जाए। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना का डिजाइन क्या हो और क्या इसे मनरेगा की तर्ज पर लाया जाए या किसी राज्य की योजना की तर्ज पर। तो राष्ट्रीय UEG की अवधारणा में अधिक मूलभूत समस्याएं यही हैं कि इसका डिजाइन कैसा रखा जाए। क्या ये मनरेगा की तरह हो जिसका मकसद प्रवास को रोकना है? यदि नहीं तो फिर कैसा हो? दूसरे, क्या सरकार को गारंटी वाली नौकरियों का सृजन करना चाहिए या सरकार को केवल वेतन कूपन देना चाहिए जिसमें नौकरी एक निजी फर्म द्वारा दी जाएगी मगर कूपन धारक का वेतन सरकार द्वारा दिया जाएगा? ऐसे अधिकांश UEG उस मॉडल का अनुसरण करते हैं जहां सरकार को उन नौकरियों का सृजन करना होता है जिनकी वह गारंटी की बात करती है। एक विकल्प विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण यानी DUET भी है। आइडियाज फॉर इंडिया पीस के मुताबिक DUET के पीछे का मूल विचार ये है कि राज्य सरकार जॉब स्टैंप जारी करती है और उन्हें स्वीकृत संस्थानों जैसे स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी विभागों, स्वास्थ्य केंद्रों, नगरपालिकाओं, आसपास के एसोसिएशनों और शहरी स्थानीय निकायों आदि में वितरित करती है। शुरुआत में स्वीकृत संस्थान सार्वजनिक संस्थान होंगे, उसके बाद निजी गैर लाभकारी संस्थानों पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक जॉब स्टैंप को एक तय अवधि के भीतर एक व्यक्ति प्रतिदिन में परिवर्तित किया जाएगा।
अनुमोदित संस्थान रोजगार मुहैया कराएगा और सरकार द्वारा कार्य प्रमाण पत्र के साथ जॉब स्टैंप दिए जाने पर सीधे मजदूर के खाते में तय मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था का फायदा ये है कि इसमें मनरेगा के विपरीत अकुशल और कुशल दोनों तरह के कामगारों की व्यवस्था है। लेकिन अब सवाल है कि राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना को अपनाने में आखिर क्या दिक्कतें हैं और इसकी राह में कौन कौन सी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंसिंग की है, खासकर ऐसे समय में जब सरकार पहले से ही राजकोषीय घाटे के भारी दबाव से गुजर रही है। तो ऐसे में ये सवाल भी वाजिब है कि अगर भारत के पास नई यूईजी पर खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ रुपए हैं, तो मनरेगा के लिए बजट आवंटन को कम क्यों किया जा रहा है? इसे और बढ़ावा देना चाहिए। मनरेगा को बढ़ावा देने से यह प्रवास को कम करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जब शहरों में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा हों, तो ही ग्रामीण भारत के लोग शहर जाने के लिए उत्साहित महसूस करें। अगली चुनौती के रूप में एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ी कंपनियों के लिए छोड़े गए राजस्व को ऐसे समय में कैसे उचित ठहराया जा सकता है जब भारत कमजोर मांग की समस्या से जूझ रहा है। एक दिक्कत इसके क्रियान्वयन को लेकर भी है। दरअसल शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की पहचान करना भी बुनियादी समस्याओं में से एक है। यहाँ स्थिति ग्रामीण क्षेत्र से अलग है। शहरों में अधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यहाँ याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि जहाँ ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं राहत उपायों के रूप में शुरू होते हैं, वहीं वे भविष्य के लिए काफी मुश्किलें भी खड़ी करते हैं। एक बार इस तरह के एक कार्यक्रम को लागू करने के बाद भविष्य की किसी भी सरकार द्वारा इसे वापस लेना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पर मनरेगा को ही लीजिए। इसे वर्तमान में मौजूद आर्थिक संकट को कम करने के लिए मुख्य साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो राष्ट्रीय यूईजी के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। राष्ट्रीय यूईजी के लाभार्थी कौन हों? क्या इसमें राज्य के यूईजी के लाभार्थियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? क्या मनरेगा में पहले से नामांकित किसी व्यक्ति को इस यूईजी के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए? इसके दायरे में आने वाले कार्यों के प्रकार क्या हों? इन सब के अलावा एक अन्य अहम सवाल मजदूरी का है। यदि ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी के बीच मजदूरी की राशि का अंतर बहुत ज्यादा होगा, तो ये लोगों के लिए नकारात्मक प्रोत्साहन पैदा कर सकता है। तो ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है? तो सबसे पहले इन सब के लिए श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 25वीं रिपोर्ट का सहारा लिया जाना चाहिए। इसे कुछ मात्रा में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे शहरी स्किल्ड वर्कर की मांग पर ये खरा उतर सके। रही बात कॉर्पोरेट जगत के पैसे के नुकसान की, तो इसे 2019 के एक मामले से समझ सकते हैं। अगर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के कारण कर राजस्व में 1.5 लाख करोड़ रुपए छोड़ने के बजाय सरकार द्वारा शहरी गरीबों की आय बढ़ाने के लिए वही पैसा खर्च किया जाएगा, तो क्या इससे मांग में मदद नहीं मिलेगी? पूंजी गहन उद्योगों को प्रदान किए जा रहे हजारों करोड़ के प्रोत्साहनों के लिए भी यही सवाल है। सरकार को इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर सार ये है कि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, प्रत्येक बीतता साल गरीबों के लिए एक और ढेर बनाता जा रहा है और भारत को और अधिक असमानता की ओर धकेलता जा रहा है। ये कम मांग और सामाजिक अशांति को पैदा कर भारत की मध्यम और दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं पर चोट कर रहा है। राष्ट्रीय यूईजी इस दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केवल राहत के उपाय होंगे, इसके इतर और कुछ नहीं। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए कई राज्य सरकारों ने शहरी रोजगार गारंटी योजना को प्रमुख उपाय के तौर पर अपनाया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर कितना कारगर साबित होगा? चर्चा कीजिए।